अभी उसमें प्रोग्रेस है और आपने बैठकें भी की हैं आने वाले। विभिन्न विभागों में, बोर्डों में और साथ में सोसाइटीज़ में बहुत से नौजवान जो हैं वो आउटसोर्स के रूप में रखे गए हैं। इन आउटसोर्स कर्मियों के साथ कई सरकारों ने लास्ट मोमेंटम पे कई कुछ कहा है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, हम रेगुलर करेंगे, और मुझे लगता है कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उस बैठक में तय किया गया कि जो आउटसोर्स कर्मी हैं इनके बारे में कुछ विचार किया जाए, और उस दृष्टि से मंत्रिपरिषद की उपसमिति बनी जिसका दायित्व हम 3 लोगों को सौंपा गया। हमने सभी विभिन्न विभागों, बोर्डों, कॉरपोरेशंस में जो लोग कार्यरत हैं उनके संगठनों के साथ, उनके प्रमुखों के साथ बैठक की, और बैठकें भी हमारी 2-3 बार हुई है। हमने उनसे ऑप्शंस भी मांगी है कि अब आप कैसे इस समस्या का समाधान चाहते हैं। मुझे लगा कि उन कर्मियों ने जो हमें बताया कि हमारा बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। लगभग अनेकों ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इनको रखा हुआ है, जो उनको मानदेय मिलना चाहिए, उनको राशि मिलनी चाहिए, उससे बहुत कम राशि इनको मिल रही है। तो अब हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं काफ़ी संवाद के उपरांत कि अब हम अगली जो बैठक है उसमें अभी हमारी बैठक हुई है पिछले कल की बैठक में हमने सभी विभागों, बोर्डों, कॉरपोरेशन, सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़ से एक जानकारी मांगी है, जो अंतिम जानकारी होगी अब कि मैं समझा नहीं कैसा मसला चला। उसी बनी हुई है 2005-06 में जो है वो जल रक्षक पूर्व सरकार ने रखे थे। कोई नीति नहीं बनाई, कोई पॉलिसी नहीं बनी, वैसे ही ना कोई साक्षात्कार हुआ, उनको रख दिया गया। कुछ 2005-06 में रखे, कुछ फिर 2012 में रखे, कुछ 2016-17 में रखे। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6000 से ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा, और जो ऐसे जल रक्षक, पैराफिटर, पैरा ऑपरेटर रखे गए थे, उन्होंने स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे कोई नीति लाए। हमने उस पर पॉलिसी बनाई हुई है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ही लगभग 1500 बच्चे जो हैं वो उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट भी दी गई है। उनकी तो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। उनका कहना है कि जो 12 साल का एक पीरियड है, उस 12 साल के उस लंबे समय को घटा करके जो है वो 8 साल किया जाए। अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब इस पे अभी हम कैबिनेट के बीच में रखेंगे। जो भी कैबिनेट इस पे फैसला करेगी वो अंतिम फैसला होगा। जिन पदों को जब वो कोई भी कर्मचारी हमारा रिटायर होता है तो उन पदों को, रिटायरमेंट के साथ साथ उन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। उसकी जानकारी के लिए हमने पिछले कल ही पत्र भी लिखा है सबको, और अब मुझे उम्मीद है कि इसी सप्ताह जो है वो उसकी जानकारी आ जाएगी, और जैसे ही जानकारी आती है फिर हम ऑफिशियल्स के साथ जो अपनी बैठक करेंगे, पूरी कमेटी जो है, और बैठक करने के उपरांत हम जो सुझाव आउटसोर्स कर्मियों की तरफ से आए हैं, हम उन सारे सुझावों को
और उस बैठक में भी रखेंगे और फिर अपनी रिकमेंडेशन जो है बढ़ा करके मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखेंगे। जो भी फैसला मंत्रिपरिषद उस पर लेगी वो अंतिम फैसला होगा। चलो अब चाहे इसको बैकडोर एंट्री समझें या डायरेक्ट एंट्री समझें, जो काम कर रहा है हम तो उसको डायरेक्ट एंट्री मान रहे हैं। प्रश्न तो यह है कि जितनी जो राशि कंपनियों को दी जा रही है उसमें अनेकों प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं और फिर काम करने वाले बच्चों को जो है बहुत कम राशि दी जाती है। अनेकों और भी शिकायतें इन कर्मियों की तरफ से आई हैं, उनको भी हमने बड़े डिटेल में उसको समझा है और ऐसा महसूस हुआ है कि वाकई में इनके साथ जाति हो रही है। इस जाति का क्या समाधान किया जा सकता है, उस करके ही ये उप समिति का गठन किया गया है। हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि इस प्रकार की नीति अगर बनाई जाती है और अगर वो सारे कर्मी जो हैं इससे सहमत होते हैं तो वो इनके लिए भी नए भविष्य की शुरुआत होगी और हमारे सरकार में विभिन्न जगह जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उन पोस्टों पे भी को भी हम इस रूप में जो है वो भर सकते हैं, तो उस भरने की प्रक्रिया में भी सहायक सिद्ध होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, अब एक नेता नहीं दो नेता हो गए। पहले तो केजरीवाल जी थे, अब मान जी भी हो गए जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा करने का ऐलान किया था माननीय मुख्यमंत्री जी की और मेरे गृह जिला मंडी में। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि लगभग 50,000 लोग होंगे और हम उस जनसभा को जो है वो पड्डल मैदान में करेंगे। लेकिन फिर आस्ते आस्ते वो पड्डल के बजाय सीढ़ी मंच पे आ गए कि अब हम इस जनसभा को सीढ़ी मंच पे करेंगे। और आप इस बात से ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर केजरीवाल जी ने 3 मिनट अपना भाषण दिया हो, वो भी गाड़ी से ही, तो ऐसा क्यों उनको करना पड़ा। वहाँ जो संख्या थी, जैसे मदारी वाला काम था कि जैसे मदारी डुक करता है तो लोग ढोल की आवाज़ पे जो है वो खड़े हो जाते भी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वैसी स्थिति में जहाँ मंडी का उनका कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम जो है उनका फ्लॉप हुआ है। अब कांगड़ा का रखा हुआ है ऐसा सुनने में आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कार्यक्रम भी उनका उसी तरह से फ्लॉप होगा। हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है वो इस देश के मतदाताओं से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मतदाता यहाँ का है। वो इतने किसी के बहकाव में आने वाला नहीं है। वो अपने भविष्य का फैसला करना जानता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस प्रकार से कोरोना महामारी के इस समय में भी प्रदेश सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, श्रद्धेय मोदी जी की तरफ से और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की तरफ से जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग की मदद की गई है, विकास को किसी हालत में रुकने नहीं दिया है, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने भी 7 चुनाव लड़े हैं, अनेकों जगह से लड़े हैं। यहाँ दोबारा से विकास के ऊपर मोहर लगेगी। देश के 4 राज्यों के चुनाव परिणाम रहे उसी प्रकार से आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात का चुनाव परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। सर अरविंद उन्होंने एक बयान आया सर, भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी सी पार्टी नहीं है।
राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे, पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी किसी से डर करके जो है वो चुनाव नहीं लड़ती है। पार्टी के पास इतना जनाधार है, पार्टी के पास एक ऐसी लीडरशिप है, और वो लीडरशिप मोदी जी के रूप में है, जिस लीडरशिप का लोहा जो है पूरा संसार मानता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो धरती पुत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको अपने प्रदेश से बहुत ज़्यादा लगाव है, और चुनाव की दृष्टि से अगर हमारी पार्टी की लीडरशिप यहाँ नहीं आएगी तो कौन आएगा। ये तो अभी पानी का बुलबुला है। अभी दिल्ली पैटर्न देख लिया सबने। अब पंजाब वालों को पता चलेगा कि जितनी उन्होंने घोषणाएं की हैं, यहाँ कोई उनको लेकर के हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कोई उस तरीके की घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जो आम व्यक्ति की दिक्कतों से संबंधित है, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सके उसको लेकर के जो है घोषणा करते हैं, और वो उन घोषणा को धरातल पे उतारते हैं। वर्ष 2022-23 का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, वो एक सराहनीय बजट है। और उस बजट में जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट अभिभाषण में की हुई है, पिछले कल ही सभी सचिवों के साथ, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ, सभी बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन के एमडीज के साथ जो है वो बैठक हुई है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हमने बजट पास किया है उसमें जो हमने घोषणाएं की हैं वो तुरंत लागू करनी है। इस करके हमें आम आदमी पार्टी तो क्या, हमें किसी का डर नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने काम किया है, और हम काम के दम पर जो है आगे दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री जयराम जनता पार्टी को ढाई लगा हुआ था 1977, 1990, लेकिन 1998 और 2007 से 12 ये 2 बार फिर 5-5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। अब 2017 में जो बहुत प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, अब अगली बार जो है दोबारा से, अब वो पहला वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया, अब दूसरे वाला सिस्टम भी ख़त्म होने जा रहा है। अब लगातार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लोगों की सेवा में कार्य करेगी, और 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।